हेलो एवरीवन। चलो एक बार फिर मिलते हैं अपन आज के लेक्चर में। हमने पिछली बारी प्रेमचंद का लेक्चर पढ़ा था, मोटर के छींटे। प्रेमचंद की कहानी पढ़ी थी मोटर के छींटे। मोटर के छींटे में हमारी आधी कहानी हो गई थी। पंडित जी थे, पंडित जी जाते रहते हैं और उन पर मोटर वाला छींटे उड़ा के चला जाता है, तो वो मोटर वाले को सबक सिखाने की ठान लेते हैं। और किस तरीके से वो साहब को और उनकी वाइफ को और ड्राइवर को सबक सिखाते ये हमने देख लिया था। अब उसके आगे देखिए पेज नंबर 5 पर। मैंने कहा हाँ पुलिस का नाम लेना, नहीं तो यहीं खोपड़ी रंग दूंगा। बहुत होगा 6 महीने की सज़ा हो जाएगी, मगर तुम्हारी आदत छुड़ा दूंगा। मोटर चलाते हो, छींटे उड़ाते हो, मारे घमंड के अंदर जाते हो, सामने या बगल में कौन जा रहा है इसका कुछ ध्यान नहीं रखते हो। ये सब चीज़ें वो मोटर वाले को बोल रहे थे कि मोटर वाले जब गाड़ी हाथ में लेते, जब गाड़ी चलाते हैं तो किस तरीके से चलाते हैं कि बिल्कुल अपने आप को राजा समझते। ये भी मैंने आपको बता दिया था। और कितने महीने की सज़ा हो जाएगी ये ध्यान रखिएगा MCQ के लिए। और एक दर्शक ने आलोचना की, मोटर वाले जानबूझकर छींटे उड़ाते हैं, जब आदमी लथपथ हो जाता है तो तमाशा देखते हैं, क्योंकि ये तो दुनिया का दस्तूर है। जब गिर जाते हैं या कोई इस तरीके से लोटपोट हो जाता है, कैसे हो जाता है, तो सब लोग उसका मजाक उठाते बाद में हैं, लेकिन पहले तो सब हंसते ही हैं। उन्होंने पंडित जी ने साहब को ललकार कर कहा, देखता है जनता क्या कहती है। साहब को गुस्सा आया, उस आदमी ने भी बीच में बोला, तो उन्होंने उसे लाल लाल आंखों से देखा और उसको बोला कि तुम झूठ बोलते हैं। लेकिन पंडित जी ने उसको फिर डांट दिया कि तुम्हारी अभी हेकड़ी कम नहीं हुई, या आते हो या एक सोटा और दूँ। इस तरीके से करके पंडित जी ने उसको पूरी तरह से डरा धमका दिया। साहब ने किया करके आप साहब डर गए कि अगर और ने पड़ जाए इसमें, और अगर भीड़ पड़ी तो फिर तो कितनी बुरी हालत होगी, ये भी सोचने की बात है, क्योंकि यहाँ पर भीड़ का मसला है। एकदम से अगर कुछ होता है तो भीड़ अगर सामने पड़ गई तो समझ लो कि फिर बात गई। यहाँ तो बहती गंगा में सब हाथ धो लेते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था पहले भी। अब दूसरा दर्शक बोला, अभी वो साहब बोलने लगे कि नहीं मैं सच कह रहा हूँ, मैंने कुछ नहीं किया, सच बोलता है। दूसरा दर्शक बोला, अभी तो जो चाहे कह दे, लेकिन जो ही गाड़ी पर बैठे कि फिर वही हरकत शुरू कर देंगे। गाड़ी पर बैठते ही सब अपने को नवाब का नाती समझने लग जाते हैं, मतलब सब अपने आप को शहंशाह समझने लग जाते हैं। गाड़ी कार में बैठे कि राजा हो गए। अब सज़ा देखिए, इसमें सज़ा किसने क्या क्या बोली है। दूसरे महाशय बोलिए थूक कर चाटे, तीसरे ने कहा नहीं कान पकड़ कर उठाइए बैठाइए, चौथा बोला ड्राइवर को भी सब बदमाश होते हैं, मालदार आदमी घमंड करे तो एक बात है, पर तुम किस बात पर अकड़ते हो। चक्कर हाथ में लिया और आंखों पर पर्दा पड़ा। मतलब अब ये है कि ड्राइवर भी अपने आप को, जब ड्राइवर भी गाड़ी चलाता है तो वो भी अपने आप को मालिक ही समझता है, वो भी अपने आप को मालिक से कम नहीं समझता, भले ही ड्राइवर है। लेकिन जैसे ही गाड़ी हाथ में आई कि वो भी शहंशाह ही अपने आप को समझने लग जाता है। तो ये आदमी उसको ये बोल रहा है कि ये सब बदमाश होते हैं, मालदार आदमी। अब थोड़ा सा इसमें यह है कि भाई जिसके पास पैसा है वो घमंड करे तो ठीक है, लेकिन ये किस बात का घमंड करते हैं, गाड़ी हाथ में आई तो अपनी। इसलिए उनका ये बोलना है कि इसको इस तरीके से घमंड नहीं, तो इसलिए इसने भी बदमाशी करी है तो इसको भी उठक बैठक लगाना चाहिए। मतलब साहब तो लगाई जो लगाई, ड्राइवर भी लगाना चाहिए। पंडित जी ने प्रस्ताव स्वीकार कर लिया, ड्राइवर और मालिक दोनों को ही कान पकड़कर उठना पिटना चाहिए। और अब मेम साहब गिने, मतलब ये दोनों उठक बैठक करेंगी और मेम साहब गिनेंगी। पूरी 100 बैठक, उठक बैठक जो उसमें से एक भी कम नहीं, चाहे ज़्यादा भले हो जाए लेकिन कम नहीं होनी चाहिए। अब 2 आदमियों ने साहब को पकड़ उठाया, 2 ने ड्राइवर महोदय को। ड्राइवर की टांग में चोट थी फिर भी बैठक लगाने लगा, साहब की अकड़ भी काफ़ी थी फिर भी लगाने लगे। लेट गए और उलूल जुलूल बकने लगे। साहब को गुस्सा आया, बोले मैं उठक बैठक नहीं लगाऊंगा। मैं उस समय रुद्र बना हुआ था, रुद्र मतलब क्रोधित था एकदम, शंकर भगवान का रुद्र अवतार क्रोधित अवतार में था। उसने ठान लिया कि इससे 100 बैठ के लगवाए बिना नहीं छोड़ूंगा। 4 आदमियों को हुक्म दिया कि गाड़ी को ढकेल कर सड़क के नीचे गिरा दो, मतलब अगर ये उठक बैठक नहीं लगाएगा तो इसकी गाड़ी को ढकेल दो नीचे। अब ना गाड़ी रहेगी, ना गाड़ी चलाएगा, और ना किसी के ऊपर छींटे उड़ेंगे। अब हमारे यहाँ पे तो ये भी कहता है कि जैसे ही हुक्म मिलने की देर थी तुरंत 50 आदमी लिपट गए और गाड़ी को ढकेलने लगे। सड़क ऊंची थी, दोनों तरफ की ज़मीन नीची, गाड़ी नीचे जाती तो उसके अंजर पंजर भी नहीं मिलते, गाड़ी नीचे गिरती और टूट टाट कर ढेर हो जाती। गाड़ी सड़क के किनारे पहुंच चुकी थी कि साफ करा कर गाड़ी मत तोड़ो, हम उठक बैठक करेगा। ये तो ऐसा ही है भीड़ का कायदा, बस थोड़ा सा मौका मिलना चाहिए। उसके बाद जो तोड़ फोड़ करने में हमारे यहाँ की भीड़ की मास्टरी है वो तो तुम सब लोगों को भी पता होगा, किस तरीके से भीड़ की चीज़ों की हालत ख़राब करती है। हमारे यहाँ पे भी जब हड़ताल होते, दंगे होते हैं, कुछ भी फसाद वसाद होता है तो सबसे पहले क्या तोड़ा जाता है, जो दिखा ना जिसको तोड़ दो आके, बसेस तोड़ो, रेलगाड़ियाँ तोड़ो,
जो गाड़ियाँ खड़ी हुई है वहाँ पे उनको तोड़ो, दुकानों के शटर तोड़ो, दुकानें तोड़ो, कांच का सामान कुछ लगा हुआ है तो वो तोड़ो। तो ये भीड़ का कायदा ही है। और जब अगर ऐसा हुक्म मिल जाए कि ऐसा करना है तो फिर देरी किस बात की है। फिर तो भीड़ ऐसी तैयार होती है करने के लिए कि पूछिए मत। आप पेज टर्न कीजिए, 6 नंबर पेज पे आ जाइए। टूट टाट का ढेर हो जाती, गाड़ी सड़क के किनारे पहुंच चुकी थी कि साहब उठकर खड़े हो गए, अरे गाड़ी मत फेंको, गाड़ी मत तोड़ो, हम उठक बैठक करेगा। अगर जो गाड़ी नीचे जाती तो कितना नुकसान हो जाता था, ये भी वाली बात है। ठीक है, अब गाड़ियों को हट जाने का हुक्म दिया, मगर सभी को एक दिल लगी मिल गई थी। मतलब अब तो पहले तो हुक्म मिल गया कि गाड़ी को तोड़ दो, अब रोक रहे हैं कि मत तोड़ो मत तोड़ो मत फेंको, लेकिन रोकते रोकते में भी मतलब मज़ा आ गया यहाँ पे। तो एक बार जब मिल जाए बदमाशी करने को या मस्ती करने को तो फिर रोकते रोकते में भी थोड़ा टाइम लग जाता है। लेकिन बस उनको तो ऐसा लग गया कि अब इस गाड़ी को नीचे फेंक ही देना चाहिए। उनको मजाक सूझने लग गया, मतलब अब उनको तो मज़ा आने लग गया कि नहीं अब इस गाड़ी को फेंकना ही है। लेकिन जब पंडित जी डंडा लेकर उनकी ओर दौड़े तो फिर गाड़ी छोड़कर साहब उन्होंने गाड़ी छोड़ी, सब लोग भाग गए और पंडित जी उठक बैठक लगाने लगी। 10 बैठक के बाद में पंडित जी ने गिना कितनी हुई, मैम साहब से पूछा, मैम साहब ने मना कर दिया, बोले हम नहीं गिनता। तो इस तरह दिन भर कांपते रहोगे, मैं नहीं छोड़ूंगा। मतलब इस तरह अगर गिनोगे नहीं तो मैं दिन भर उठक बैठक लगाता रहूँगा, लेकिन तुमको छोड़ूंगा नहीं। अब इस कहानी में ये भी बताया गया है कि जहाँ डर है वहाँ पे मरण है। आप डरोगे नहीं तो कुछ भी नहीं होगा। ये उस समय की बात है जब अंग्रेज़ों का शासन था और अंग्रेज़ों से सभी लोग डर डर के रहते थे। लेकिन पंडित जी ने, क्रांतिकारियों की बात अलग है कि वो तो बिल्कुल नहीं डरते थे क्रांतिकारी वो, लेकिन अगर वो भी जो कुछ करना रहता था तो वो छुप छुप के करते थे, गोली चलानी है या कुछ भी करना है तो। लेकिन पंडित जी ने जिस तरीके से साहब को डराया धमकाया कि भाई सामने चलने वाले को ध्यान दो, चाहे भारतीय हो या चाहे कोई भी हो, वो इंसान पहले है। तो अगर तुम शासन कर रहे हो या तुम गाड़ी में बैठे हो तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम साहबजादे हो गए या भगवान ही हो गए। तो ये इस कहानी में ये भी दर्शाया गया है कि जहाँ हक की बात है या जहाँ अधिकार की बात है या जो उचित बात है या जहाँ नीति की बात है वहाँ पे डरना नहीं चाहिए, फिर चाहे कुछ भी हो। ऐसा तो नहीं था, उनको भी पता थी कि पुलिस को खबर करेंगे तो या तो जेल हो जाएगी या तो सीधा अंग्रेज़ तो कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन फिर भी पंडित जी डरे नहीं और उनको उनकी गलती की सबक सिखाया, उनको उनकी गलती की सज़ा दी। अब दिन भर कांपते रहोगे मैं नहीं छोड़ूंगा, मतलब इतना अड़ियल की मतलब अब तुमने गलती की है तो तुमको बैठक तो लगानी ही पड़ेगी, चाहे कुछ भी हो जाए। तुम बैठ के गिन दो, मैं उनको रिहा कर दूंगा। लेकिन अगर तुमने बैठ के नहीं गिनी तो फिर भले ही वो दिन भर लगाते रहें, मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ उनको। अब उनको लग गया साहब को कि अब बिना दंड भोगे जान नहीं बचेगी, तो बैठ के लगाने लगे। 1 2 3 4 5 ऐसा एक दूसरी मोटर आती दिखाई दी। साहब ने देखा और नाक रगड़ कर बोले, पर पंडित जी आप मेरा बाप है, मुझ पर दया करो, अब हम कभी मोटर पर ना बैठेंगे। अब डर गए वो साहब भी, भाई दूसरी जगह भी अगर कोई दूसरे लोग आके देखे तो उनकी तो इज्जत चली जाएगी ना, कि देखो ये साहब इस तरीके से यहाँ पे उठक बैठक लगा रहा है। तो उन्होंने पंडित जी के सामने हाथ जोड़ लिए कि मुझे माफ़ कर दो। मैं कहता बस पंडित जी तो इतना ही चाहते थे कि वो एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। तो पंडित जी को तो यही लग रहा था कि भाई क्यों तुम गाड़ी चला रहे हो, तुमने गलती करी तो पहले ही माफ़ी मांग लेते तो इतना लफड़ा होता ही नहीं था। लेकिन वो दादागिरी दिखा रहा था, इसलिए पंडित जी को गुस्सा है। लेकिन जैसे ही उसने माफ़ी मांगी पंडित जी का गुस्सा ठीक हो गया, अब उनको भी दया आ गई। मोटर पर बैठने से नहीं रोकता, इतना ही कहता हूँ कि मोटर पर बैठकर भी आदमियों को आदमी समझो। आप अगर मोटर चला रहे हो तो सामने वालों को कीड़े मकोड़े मत समझो कि कैसे भी करके निकल जाएंगे तो निकल जाएंगे। साथ पैदल चलने वाला भी इंसान है, उसको भी इंसान ही समझो। ऐसा करके पंडित जी ने उसको वो कर दिया। दूसरी गाड़ी तेज़ चली आती थी, पंडित जी ने इशारा किया, सब आदमियों ने 2-2 पत्थर उठा लिए। उस गाड़ी का मालिक स्वयं ड्राइव कर रहा था, गाड़ी धीमी करके धीरे से सड़क जाना चाहता था। उसको मालूम था कि इतनी भीड़ में अगर फंस गया तो फंस गया, तो वो चुपचाप से बच के पतली गली से निकलना चाहता था। लेकिन गाड़ी धीमी करते करते में भी पंडित जी ने उसके कान पकड़े और खूब ज़ोर से हिलाया और दोनों गालों पर एक एक पड़ाका देकर गाड़ी से छींटे ना उड़ाया करो, चुपके से समझे। मतलब गाड़ी धीरे चलाओ और देख के चलाओ, किसी पे छींटे ना उड़ाओ, किसी पे छींटे ना चलाओ, चुपके से चले जाओ। ये महोदय बकबक तो करते रहे, मगर 100 आदमियों को पत्थर लिए देखा तो बिना कांच पूछ हिलाए चलते बने। अगर जो अभी ये 100 आदमी 50 आदमी 100 आदमी अगर भीड़ पिल जाए तो उनका क्या हालत होती थी। तो इसलिए उस समय में चुप रहने में ही भलाई है और चुपचाप रह के खामोश रहकर खसक लिए। उसके बाद में फिर एक दूसरी गाड़ी आई, मैंने
पंडित जी ने उनमें भी 50 आदमियों को राह रोक लेने का हुक्म दिया। गाड़ी रुक गई, उन्हें भी 4 पटाखे देकर विदा किया। मतलब उस दिन तो जितने लोग उनकी पकड़ में आए उन सबों ने मार खाई, उन सबों ने चांटे खाए। जितनी भी गाड़ियाँ सामने आई उन सबको चांटे दे के उन्होंने विदा किया और उन सबको पटाखे दे के मतलब उनको दो पीच के मना किया कि गाड़ी चला रहे हो ना तो गाड़ी चला के अपने आप को राजा मत समझो, सम्राट मत समझो, हिंदुस्तान का मालिक मत समझो, ये सड़क सबकी है, तो राह पर चलने वालों का भी ध्यान रखो। लोग अब कॉमेडी की बात है, भले आदमी थे, मार खा कर चले गए, क्योंकि भीड़ के सामने तो कुछ बोलने का मतलब ही नहीं था। अगर भीड़ ने उनको मार दिया होता तो क्या होता था, ये भी बात थी। इसलिए चुपचाप बिना कुछ बोले खामोश रह करते। सहसा एक आदमी ने कहा पुलिस आ रही है, और सबके सब दूर हो गए, वो भी सड़क के नीचे से उतर गए और एक गली में घुसकर गायब हो गए। मतलब इस कहानी का सारांश ये है, इस कहानी में अगर आपको कुछ लिखना हो जो MCQ में भी आ सकते हैं, तो इसमें असमानता और वर्ग भेद के प्रति आम आदमी का आक्रोश। मतलब इस कहानी में ये दिखाया गया है कि सबको समान समझो, ना कोई छोटा बड़ा, ना कोई ऊपर नीचे, ना कोई अमीर गरीब, ना कोई कम ज़्यादा। इसलिए सब लोग एक समान है, सबको एक समान समझना चाहिए। अगर सड़क पर चलने वालों को आप जानवरों की तरह बर्ताव करोगे तो वो नहीं चलेगा। आप गाड़ी में बैठे हो, गाड़ी चलाओ, लेकिन आराम से चलाओ, अपने आप को इंसान समझकर ही गाड़ी चलाओ और सामने वाले को भी इंसान समझो। ये इस कहानी का और इस कहानी में लिखने के पीछे उद्देश्य ये भी था कि डरना मना है, डर के आगे जीत है। आप डरोगे तो फिर कोई सामने वाला वही करेगा जो उसको करना होगा, लेकिन अगर आपने उसका विद्रोह कर दिया या कहीं जो चीज़ आपको गलत लग रही है वो चीज़ आपने रोक दी तो वो चीज़ वहीं पर रुक जाएगी। तो अब कम से कम कोई भी गाड़ी चलाने वाला आगे जब गाड़ी चलाएगा तो एक बारी तो वो ध्यान से देखेगा ही सही और ध्यान से चलाएगा ही सही। अब वो बिल्कुल फर्राटे से या अपना जो भी होगा देखा जाएगा समझ के गाड़ी नहीं चलाएगा। ये भी सब जो बाद में ट्रैफिक सिग्नल्स और नियम और ये सब बने वो इसीलिए तो बने हैं कि सब लोग आराम से सलीके से गाड़ी चलाएं। बिल्कुल ये नहीं कि भागे जा रहे हैं या ध्यान ही नहीं है कि सामने कोई है नहीं है या कुछ भी करते चले जा रहे हैं। ये तो चलो ठीक है, कीचड़ उड़ाया ठीक है, लेकिन अगर मान लो कोई मर ही जाए इसी में तो आप क्या कर लोगे? किसी का एक्सीडेंट हो जाए, किसी के साथ कुछ हो जाए तो आप क्या कर लोगे? होते ही है, कितने सारी बातें होती हैं, आप लोगों को तो सब मालूम है। गाड़ी ढंग से नहीं चलाई या किसी बेतरतीब तरीके से चलाई या बिल्कुल अपनी धुन में चल रहे हैं या अपना वो सब ध्यान रख के चल रहे हैं तो कितने एक्सीडेंट हो ही जाते हैं ना, फिर बचते बचाते रहते हैं लोग बाग। तो ये चीज़ अब भी उसी तरीके से सामने है और उसी तरीके से लोगों का विरोध है, चाहे फिर वो सलमान खान द्वारा किया गया एक्सीडेंट हो या उत्तर प्रदेश में किसी नेताओं के बच्चों द्वारा किया गया एक्सीडेंट हो या किसी ऑफिसर के बच्चे के द्वारा हरियाणा में किया गया एक्सीडेंट हो, फिर सबके साथ साथ में वही चीज़ होती है। और जनता अगर आक्रोशित हो जाए, भीड़ अगर पिल पड़े तो फिर इन सब लोगों की हालत ख़राब होती। तो ये उस समय की लिखी गई कहानी का उद्देश्य यही था कि डरना मना है। आप जो अन्याय अगर हो रहा है या गलत बात हो रही है तो उसका विरोध करो। MCQ के क्वेश्चंस में आप इसमें सब ये ध्यान रखो, मेम साहब का हुलिया वो देखो, कितने आदमी तमाशा देखने खड़े हो गए वो देखो, पंडित जी डंडा कहाँ जमाने वाले थे साहब के वो देखो, खोपड़ी पर कितने महीने की सज़ा हो जाएगी? 6 महीने की। पंडित जी हेकड़ी कम करने के लिए क्या देने वाले थे उसको कस के? तो एक सोटा देने वाले थे। सोटा होती है एक पतली बैंत की सी लकड़ी जिसको मारो तो बड़ी ज़ोर से लगती है। गाड़ी पर बैठते ही सब अपने को क्या समझने लगते हैं? तो नवाब का नाती। कितनी उठक बैठक लगाने के लिए उन्हें कहा गया? 100 उठक बैठक। ड्राइवर और किस किस को? ड्राइवर को भी और उसको भी, ठीक है। गाड़ी ढकेलने के लिए 4 आदमी की जगह कितने आदमी लिपट गए गाड़ी से? तो 4 की जगह 50 आदमी लिपट गए। और सब आदमियों ने कितने पत्थर उठा लिए? तो सब आदमियों ने 2-2 पत्थर उठा लिए। तो ये MCQ के क्वेश्चंस आप लोग इसमें ध्यान दीजिए। 100 आदमियों को पत्थर लिए खड़ा देखा तो बिना कान पूछ हिलाए चलते बने। 50 आदमियों को राह रोक लेने का हुक्म दिया। ये सब चीज़ें
ये सब फिगर और ये सारी चीज़ें आप MCQ के लिए इसमें ध्यान रखिएगा। ओके, तो आज अपना हो गया है ये मोटर के छींटे कहानी। इस कहानी का उद्देश्य, इस कहानी के पात्र और इस कहानी में जो मैंने MCQ के वो आपको दिखाए हैं उसको आप ध्यान रखिएगा। आपका एक चैप्टर तैयार है, ये कहानी आपकी हो गई है। और प्रेमचंद की जो परिचय इसमें दिया है ऊपर उसको ज़रूर पढ़ लेना। प्रेमचंद किस नाम से जाने जाते थे, प्रेमचंद का मूल नाम क्या था, उपन्यास सम्राट उन्हें कहा जाता है, कलम का सिपाही उन्हें कहा जाता है। ये सब चीज़ें आप इसमें ध्यान रख लीजिएगा। ओके, तो आज अपना एक चैप्टर ख़त्म हुआ। कल अपन पढ़ेंगे इसमें राम प्रसाद बिस्मिल की आत्मकथा, कल उसको शुरू करेंगे। तो आज के लिए इतना ही।